सबका खैर मकदम है। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा जो ये कोर्स है BEGC 134, जिसका उन्वान है रीडिंग द नॉवल। हम इस ब्लॉक में आज ब्लॉक 4 को करने जा रहे हैं। चिनुआ अचेबी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेलिस्ट्स फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर। उसकी एक नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट। इस ब्लॉक में हमें 4 यूनिट्स करने हैं। पहला जो यूनिट है उसमें हम अफ्रीका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अ ब्रीफ हिस्टोरिकल सर्वे। इसमें हम अफ्रीकन हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, हाउ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट केम इनटू बीइंग एंड, और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो कैसी लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिट 2 है जिसका उन्वान है चिनुआ अचेबी, लाइफ वर्क्स लिटरेचर एंड सोसाइटी इन नाइजीरिया। यानी कि यूनिट 2 में हम फिर चिनुआ अचेबी की जिंदगी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके वर्क्स को समझने की कोशिश करेंगे, और जो लिटरेचर और सोसाइटी नाइजीरिया से है उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर यूनिट 3 और 4 में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जो उसकी नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, और इसके हम स्पेसिफिक फीचर्स जानने की कोशिश करेंगे। इसको हम बड़े कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम चिनुआ अचेबी की बात करें, तो लास्ट लेक्चर में हमारे पास जो नॉवल थी वो थी पराजा। इसमें कुछ इश्यूज रह गए थे जो हम थोड़े पहले कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक 4 पे आएंगे। तो जो पराजा नॉवल है इसमें आपने ये याद रखना है, ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको इंफॉर्मेशन दी है। फिर भी मैं समझता हूँ कि 1-2 इश्यूज हैं जिनके बारे में हमें बात करनी जरूरी है। तो पहले आप ये याद रखोगे जो पराजा नॉवल है इसमें हमारे पास 114 चैप्टर्स है, और ये पराजा नॉवल है गोपीनाथ मोहंती की जो नॉवल है, इट एक्चुअली डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी व्हिच इज नोन एज पराजा। जो इसमें इवेंट्स और इस नॉवल में आप देख रहे हो, हमें पता है कि उस नॉवल के जो प्रोटोगनिस्ट है उसका नाम है सुक्रू जानी। Actually, this novel is depicting the conditions, the life of Sukru Jani and his family. तो इसमें हमने जानने की हमने इसमें ये भी पढ़ा कि जो ये नॉवल है एक्चुअली ये हमें सफरिंग्स हमें देखने को मिलती हैं इस नॉवल में। जो एक पराजा कम्युनिटी है जो उड़ीसा में रहती है, उनको वो कैसे लाइफ जी रहे हैं, उनके लाइफ में कौन कौन से मुश्किलात उनको आ रहे हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस जो सुक्रू जानी की 2 डॉटर्स हैं जिल्ली एंड बिल्ली, इनको बहुत सारी हेरसमेंट का सामना करना पड़ता है, यानी कि बीइंग women they go through under tremendous they face number of problems as has been the case with number of tribal women। तो उसके बाद हमें उस नॉवल में ये भी देखने को मिला कि जो ये नॉवल है इसमें एक्चुअली एक जो फैमिली है उसकी मिसफॉर्चून्स हमें देखने को हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। तो उसमें ये है कि जो इसकी डॉटर्स 2 हैं जिल्ली एंड बिल्ली, इनको बहुत सारी हैरेसमेंट का सामना, सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो इसमें एक्चुअली जो गोपीनाथ मोहंती है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी की वॉइस बन के सामने आते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी के जितने भी इश्यूज हैं उनको हमारे सामने वो ला रहे हैं। जैसे कि उसमें फिर ट्राइबल कम्युनिटी का एक और इश्यू हमारे सामने इस नॉवल में आता है, जैसे कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक्चुअली जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनसे वो पैसा लेते हैं, उनसे वो पैसे वसूल करते हैं, और फिर उनको वो फिर पैसे वापस करने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, या इवन दे बिकम गोटीज, यानी कि दे बिकम बॉन्डेड लेबरर्स। उनको फिर बहुत काम करना पड़ता है, यानी कि जिनसे वो पैसे लेते हैं उन्हीं के पास फिर उनको काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गोपीनाथ मोहंती की जो नॉवल है एक्चुअली ये एक पसमानदा तबके के लोगों की यानी कि लाइफ हमारे सामने इस नॉवल में हमें एक ट्राइबल कम्युनिटी की लाइफ देखने को मिलती है।
वो किन मुश्किलात से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, यानी कि सब ऑल्टर्न वॉइस जिसको हम बोलते हैं, या गायत्री स्पिवाक ने बहुत अच्छी तरीके से सब ऑल्टर्न वॉइस पे काम किया है. She's one of those feminist writers who's known for projecting this term subaltern voice. Although इसको एंटोनियो ग्राम्सी के साथ हम रिलेट करते हैं subaltern voice. Subaltern voices are actually those which are not given due consideration, whose voices are not heard. I mean, the people who are not given what they want. तो यानी कि पसमानदा तबका, यानी कि निचली जात जिसको हम बोलते हैं, यानी फिर उन्हीं जैसे ट्राइबल कम्युनिटी में हम देखते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक्चुअली हिली रीजन्स में रहते हैं, माउंटेनस एरियाज में रहते हैं. वहां पे उनके पास रहने के लिए वो खास जगह भी नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं, बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ जिनको हम बोलते हैं वो बड़ी मुश्किल से उनको मिलते हैं वहां पे. तो यानी कि फिर जब गोपीनाथ मोहंती के इस नावल का हम तज़किरा करते हैं, मुआयना करते हैं, तो हमें फिर यहाँ वहां से यही देखने को मिलता है कि एक जो कम्युनिटी उनको कैसे सप्रेस किया जाता है. एक जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या जो जैसे वो जमींदार होते हैं या जिनके पास पैसे होते हैं, वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं जो पसमानदा तबका होता है. या इवन अगर कोई ऑफिसर पोस्ट पे काम करता है, वो कैसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को यानी कि मुश्किलात में डालता है. तो वैसे ही हम इस नॉवल में देखते हैं जैसे सुक्रू जानी की फैमिली वो उन मुश्किलात से अपने लाइफ, यानी कि सुक्रू जानी की उनकी जो फैमिली है उनको बड़े they live a life of destitution, due to this destitution, poverty, यानी कि फिर उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. वो even at times they accept when their sisters are being harassed sexually. तो इनके जो ये माउंटेन्स एरियाज में जो लोग रहते हैं इनके पास एक बेस्ट कम्युनिटीज नहीं होती हैं. जैसे हमारे पास एक पोइम है, ये इस पोइम का तज़किरा हमने इससे पहले एक लेक्चर में किया था. आप इस पोइम का जब आप मुताला करते हो तो आपको समझ आता है कि जो लोग ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, लोग जो पहाड़ों पे जिंदगी गुजारते हैं, लोग जो मेन स्ट्रीम कल्चर से बहुत दूर होते हैं, या लोग जो सिटी अर्बन या इवन रूरल एरिया से बहुत ज्यादा दूर अपनी लाइफ को गुजारते हैं, वहां पे बेसिक यानी फीचर्स ऑफ लाइफ नहीं मिलते हैं उनको. जैसे इस पोइम में आपको एक माउंटेन चाइल्ड एक पोइम है, इसमें आपको देखने को मिलता है कि संथाल एक कम्युनिटी है. इस पोइम का जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो तो आपको समझ आता है कि यह एक्चुअली यहाँ पे बात एक माउंटेन चाइल्ड की नहीं हो रही है. यहाँ पे हर एक बच्चा जो माउंटेन रीजन में रहता है, हर एक बच्चा जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उनके बारे में इस पोइम में आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं, वहां पे जो बच्चे रह रहे हैं, वो कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं. जैसे इसमें लिख रहे हैं कि और पोएट इसमें लिख रहे हैं, The mountain child, a fragment of the mountain, plays in the lap of the mountain, toddling up the mountain. He plants his feet in the mountain soil to rise like mountain in the lands of mountain. तो यहाँ पे actually the author is talking about a child who is living in mountains, who is born among mountains. तो उसका जीना मरना वही उसी इलाके में होता है. The whole mountain lives inside the mountain child, and in the lap of the mountain lives the scurrying mountain child. The mountain child sees a plane flying over the mountain, and he asks his father, "What is that bird?" This is an interesting line. जैसे इस लाइन में हमें देखने को मिल रहा है कि especially last 4 lines, the mountain child sees a plane flying over the mountain. Obviously जब एक एरोप्लेन होता है, जहाज पहाड़ियों से गुजरता है, तो वो ये जो बच्चे ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे होते हैं, जब
जहाज को देखते हैं। एक्चुअली ये आयरॉनिकल वे में एक ऑथर जो है क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे रेज करती है कि ये जो ये चिल्ड्रन, जो ये बच्चे पहाड़ों पे जिंदगी गुजारते हैं, इनको एक जब इनके आसपास एक एरोप्लेन गुजरता है, they call that aeroplane, I mean they're witnessing, observing this aeroplane for the very first time. Had, according to the point, had they been to schools, they might have known, they, they might have read from the books, at least they could sense from this picture कि it's an aeroplane. But जैसे कि उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, तो दे ड्यू टू दिस कि देयरफॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहां पे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट जो है वो क्वेश्चन रेज करती है कि जो माउंटेन में बच्चे रहते हैं, इनको तालीम से दूर रखा जाता है, इनके इलाकों में तालीमी इदारे नहीं होते हैं, और उस जब बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने जब वो एरोप्लेन को देखते हैं, तो फिर एरोप्लेन को देख के वो क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट बर्ड। एक्चुअली यहाँ पे ऑथर एक चाइल्ड की एग्जांपल दे रही है, द चाइल्ड who is in the who is living his life among the mountains, and one day what he witnesses is he's observing the movement of an aeroplane, while then he wants to inquire from his father, what is this? तो फिर वो instead of asking what is this, he asks his father what is that bird. उसको लगता है कि ये भी एक परिंदा जैसा है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑथर हाईलाइट कुछ करती है, हाईलाइट ये चीज है यहाँ पे, हाईलाइट वो यही चीज यहाँ पे करना चाहती है कि एजुकेशनल जो सिनारियो है वो अभी ट्राइबल कम्युनिटीज फुली जो एजुकेशन जो उनको तालीम देनी चाहिए, अभी वो उसमें उनको उतनी तालीम नहीं दी जा रही जो आप मेन स्ट्रीम कल्चर में देख रहे हो, जो आप सिटीज में देख रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रूरल एरियाज में देख रहे हो, अर्बन एरियाज में देख रहे हो। तो ऑथर का मानना यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट को जरूरत है यहाँ पे कि वो ट्राइबल एरियाज में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले, या इवन ट्राइबल कम्युनिटी से जो लोग आ रहे हैं उनको भी पढ़ाने की कोशिश करे। Although the scenario has not changed, there has been reservation for people who belong to the tribal communities, whether you are going to talk about employment or even admissions in various courses. तो अब बात करेंगे हम, तो यहाँ पे एक्चुअली जो हम कहना क्या चाहते थे इसके जरिए, जो गोपीनाथ मोहंती है, गोपीनाथ मोहंती ने एक्चुअली यही कुछ इश्यूज उठाए हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के हमारे सामने। उन्होंने वो इश्यूज लाए हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी एक पसमानदा तबका, एक कमजोर तबका, एक सबऑल्टर्न मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, उनकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको जरूरत है मेन स्ट्रीम कल्चर में अडॉप्ट करने के लिए। तो ये कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं पराजा के, जो एक नॉवल लिखी है गोपीनाथ मोहंती की। तो नाउ लेट्स लुक एट दिस। अभी हम ब्लॉक 4 की तरफ आएंगे। इससे पहले कि हम चिनुआ अचेबी की नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट पे नजर दोहराएंगे, पहले हम थोड़ी सी नजर दोहराएंगे जो हमारे पास यूनिट 1 है अफ्रीका, ब्रीफ हिस्टोरिकल सर्वे। हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल सर्वे करेंगे अफ्रीकन हिस्ट्री का, कि अफ्रीकन हिस्ट्री के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अफ्रीका, व्हेन वी से अफ्रीका, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट। In that continent, there are numerous nations, numerous countries, Kenya, Zimbabwe, Nigeria, South Africa. तो यानी कि उगंडा, बहुत सारी कंट्रीज आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलती है। जैसे एशियन कॉन्टिनेंट में भी आपको बहुत सारी कंट्रीज मिलती हैं, चाहे बांग्लादेश की बात करोगे, इंडिया की बात करोगे, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत सारी, मलेशिया, बहुत सारे एशियन कॉन्टिनेंट आपको मुल्क मिलते हैं। वैसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी आपको बहुत सारी कंट्रीज मिलती हैं। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि when we state Africa, you will have to imagine then that we are talking about Africa as a continent. तो अब ये है कि in the previous block we discussed an early 19th century novel or 20th century Odia novel in English translation. तो जब अगर हम ब्लॉक 3 की बात करेंगे, ये जो हमारे पास ब्लॉक है, ये ब्लॉक 4 है।
तीसरे ब्लॉक में अभी हम बात कर रहे थे, गोपीनाथ मोहंती की नावल का तज़किरा किया है, उसकी नावल का हमने मुआयना किया है, जायजा लिया है, जिस नावल का नाम है तराजा। अभी हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि उसने कौन कौन से इश्यूज उस नावल में हाईलाइट किए हैं। तो अब हम ब्लॉक 4 की तरफ आएंगे। दिस ब्लॉक विल डिस्कस अ 20th century African novel, Chinua Achebe's Things Fall Apart. Achebe, as you know, is a Nigerian novelist of international renown who has made a great contribution by putting African literature on the literary map of the world. तो अब हम ब्लॉक 4 की तरफ जो हम नजर दोहराते हैं, मेनली हमने यहाँ पे चिनुआ एचबी की एक नॉवल है जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे, क्रिटिक्स का क्या मानना है इस नॉवल के बारे में, या इवन एचबी का खुद क्या मानना है, वो उसने ये नॉवल क्यों लिखी है, उन इश्यूज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल आप ये याद रखोगे कि जो चिनुआ एचबी है, ही इज एन नॉवेलिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट रह चुके हैं अंग्रेजी जुबान के। ऑल्दो उसने जो इश्यूज अपने नॉवेल्स में हाईलाइट किए हैं वो उन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, जो कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द उन्होंने इश्यूज देखे हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो, रिलीजियस इश्यूज हो, एजुकेशनल इश्यूज हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो। तो वो सब इश्यूज आप, या इवन अगर आप देखोगे कि अफ्रीकन हिस्ट्री के बारे में चिनुआ एचबी लिखते हैं, इवन हाउ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस, फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल पावर्स, उनके बारे में वो लिख रहे हैं, या हाउ अफ्रीकन पीपल रिबेल्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल मास्टर्स, उनके बारे में भी उनके नॉवेल्स में हमें देखने को मिलता है। ये इश्यूज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने नॉवेल्स में हाईलाइट किया है। तो पहले अब हम जब हम अफ्रीकन लिटरेचर की बात करते हैं तो हमने लिटरेचर के साथ हमें हिस्ट्री का भी मुताला करना है। यहाँ पे एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, लिटरेचर इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इन व्हाट सेंस? देखो, जब कोई बंदा, एक राइटर जो होता है, वो किसी एज में रहता है, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन एज। अगर आप शेक्सपियर की बात करोगे, शेक्सपियर 16th सेंचुरी इंग्लैंड में रह रहा था, यानी कि अब आपने 16th सेंचुरी पीछे जाना है, बहुत पीछे जाना है। जब आप शेक्सपियर के प्लेस पढ़ते हो तब आपको शेक्सपियर एक एलिजाबेथन एरा के बारे में आपको बोलता है। एलिजाबेथन एरा में क्या इश्यूज वो देख रहे थे, इश्यूज को, या कौन से इश्यूज सामने आ रहे थे, उन इश्यूज के बारे में शेक्सपियर लिखता है। हर एक राइटर अपनी एक एज में रहता है और वो उन्हीं एज के बारे में जो भी इश्यूज होते हैं, चाहे वो सोसाइटी के बारे में लिख रहा हो, सोशल इविल्स के बारे में लिख रहा हो, या इन पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, वो एक एज में रहता है, उस एज में रह के वो उन इश्यूज को हमारे सामने लाता है। जैसे भी हम शेक्सपियर की बात कर रहे थे, शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं। अगर आप किंग लियर को देखोगे, किंग लियर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इवन दो बहुत सारी ट्रेजेडीज शेक्सपियर ने लिखी हैं, चाहे आप किंग लियर की बात करोगे, हैमलेट एक और इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है, मैकबेथ एक और इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है, ओथेलो। जैसे किंग लियर को देखते हो, किंग लियर में क्या शेक्सपियर हमारे सामने लाता है, वो आपको सोसाइटी दिखाता है, एलिजाबेथन एज, एक किंग एक बादशाह की कैसे डाउनफॉल होती है, उसकी डॉटर्स उसको कैसे अपने महल से भगाते हैं, उसको अपने महल से दूर करते हैं। तो इवन अगर शेक्सपियर को छोड़ के अगर आप 18th सेंचुरी या अर्लियर 19th सेंचुरी पे नजर दोहराओगे, for instance, someone among you is interested, he's interested to know, he wants to know what was happening during the 19th century, or even late 18th century in England, then you will have to read romantic poets, romantic novelists of the of British literature. अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ोगे, you would see William Wordsworth's The Prelude, उसकी एक बहुत अच्छी पोएम द प्रिल्यूड है। उसमें दैट बुक इज अराउंड इट्स ऑलमोस्ट 14 बुक्स। तो उसमें आपको, जब आप हिस्ट्री जानना चाहते हो, उसमें क्या है कि एक आपको वहां पे देखने को मिलता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज इन हिज पोइट्री
he writes somewhere bliss was in dawn to be alive, कुछ ऐसी कुछ लाइन है वो, उसमें वो क्या दिखा रहा है? Actually, he's talking about the French war which was happening between British and France. तो एक राइटर जो होता है ये प्रोडक्ट होता है एक एज का। जैसे अगर आप किसी और राइटर को देखो, जैसे चार्ल्स डिकिंस की एक और इम्पोर्टेंट नॉवल है टेल ऑफ टू सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज में क्या दिखाता है चार्ल्स डिकिंस? उसमें वो दिखाता है वही फ्रेंच वॉर। तो एक जो वॉर विच टुक प्लेस बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, जैसे उसकी वो फेमस लाइन्स हैं, it was the best of times, it was the worst of times, उस नॉवल की वो that actually novel opens with these lines। तो कहने का मतलब एक जो राइटर होता है, जैसे अगर हम किसी कॉन्टेम्परेरी राइटर की बात करेंगे, कॉन्टेम्परेरी राइटर अगर आप अपनी सोसाइटी पे जाओगे, अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द देखोगे, वहां पे कोई राइटर आपके साथ जी रहा है, लाइफ जी रहा है, या कोई लिख रहा है, उसकी नॉवेल्स आप पढ़ रहे हो, उसकी शॉर्ट स्टोरीज आप पढ़ रहे हो, तो आप देख रहे हो कि वो उन्हीं इश्यूज को आपके सामने ला रहे होंगे जो आपकी सोसाइटी में हो रही है। वो इश्यूज को हाईलाइट करता है। एक राइटर का यही काम होता है कि वो अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग में देखता है कि इश्यूज क्या है, उसकी सोसाइटी में कौन से इश्यूज हो रहे हैं, कौन से इश्यूज उसकी यानी कि सोसाइटी में लोग फेस कर रहे हैं। देन ही वांट्स टू कैप्चर ऑल दोज इवेंट्स एंड उसके बाद वो लिखता है उन इश्यूज के बारे में। किसी भी राइटर की बात कर लो आप, जैसे ऑरन पामुक, अनदर इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट ऑफ टर्किश लिटरेचर। ऑरन पामुक, अभी हम चिनेमाचीबी की भी बात करेंगे। जैसे ऑरन पामुक जब आप ऑरन पामुक को करोगे, या इवन एलिफ शफक, 40 रूल्स ऑफ लव की एक इम्पोर्टेंट नॉवल है, जैसे एलिफ शफक हो या ऑरन पामुक हो, ये एक्चुअली आपको क्या दिखाते हैं? ये टर्किश सोसाइटी में जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वो इश्यूज विच आर पॉलिटिकल इन नेचर, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो, या किसी और इशू के बारे में बात हो, मीडिया के बारे में बात हो, तो वहां पे बैन ऑन मीडिया, जब आप ऑरन पामुक की नॉवल स्नो करते हो, या इवन एलिफ शफक की कोई भी नॉवल आप पढ़ोगे, वहां पे मोस्टली वो दिखाते हैं कि टर्किश जो सोसाइटी में, जैसे एक इशू है बैन ऑन हिजाब, टर्की में एक प्रेवेलेंट इशू था, बहुत देर तक ये इशू था, फ्रॉम 1920 से लेके 1980s तक बहुत ज्यादा दबदबा था ये कि बैन हिजाब पे था। तो ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स उसके बाद वहां पे उन्होंने चेंजेस कुछ की, लेकिन उन्हीं इश्यूज के बारे में यू वुड सी ऑरन पामुक, एलिफ शफक और इवन एनी अदर राइटर ऑफ टर्किश लिटरेचर राइटिंग अबाउट दोज इश्यूज। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये राइटर होता है, ये एक्चुअली ही रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ ऑफ हिज ओन एरा, और इवन ही कुड राइट about events which have not taken place yet. That is the great trait of a good writer, that he's a visionary, he's having a broad vision, and this one trait differentiates writer from common human beings. Those people who are not writers, ये एक trait होता है एक राइटर के पास कि वो he could even predict what is going to happen after 50 years, 100 years, और उसकी जो प्रेडिक्शन होती है वो ठीक होती है। जैसे रे ब्रैडबरी की अगर हम बात करेंगे, रे ब्रैडबरी एक अमेरिकन ऑथर रह चुके हैं, बड़े अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं, नॉवेल्स भी उन्होंने बहुत सारी लिखी है, साइंस फिक्शन में उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है अमेरिकन लिटरेचर में। उसकी एक शॉर्ट स्टोरी है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। जब आप एक अच्छी स्टोरी है, जब आप उस स्टोरी का मुताला करते हो, एक्चुअली रे ब्रैडबरी रोट दैट स्टोरी वे बैक इन 1950s। 1950s में उसने इमेजिन किया था कि 2026 में की सोसाइटी कैसे होगी, 2026 में कौन कौन सी इन्वेंशंस होगी, साइंस कहां तक पहुंच गया होगा, तो साइंस ने कितनी डेवलपमेंट्स की होगी। तो अभी 2026, अभी इवन सेटल वी आर 3 years, अभी 3 साल आने में है 2026 को, लेकिन आपने ये इमेजिन करना है कि 2026 में क्या क्या साइंस की कितनी डेवलपमेंट होगी। ये एक बंदा रे ब्रैडबरी कब इमेजिन कर चुका था? 1950 की दहाई में। दिस वन ट्रेट, आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस मोर, दिस वन ट्रेट डिफरेंशिएट्स अ गुड राइटर
a writer who is relevant for all times, from common human beings, ordinary citizens. ये एक ट्रेट एक राइटर के पास होती है कि वो विजनरी होता है, उसकी नजर बहुत दूर तक होती है, वो सेंस करता है कि क्या क्या चीज होने वाली है, आने वाली है। जैसे मैरी शेली, उसकी अच्छी नॉवल है फ्रैंकिस्टीन, उसमें भी वो आप प्रिडिक्ट करती है कि आने वाली सोसाइटी आने वाली जो एजेस है उसमें कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी, लोग कैसे लाइफ जी रहे होंगे। किसी भी राइटर की, अच्छे राइटर की बात कर लो, वहां पे आपको ये ट्रेट मिलेगा। Although there are other traits which a writer possesses, be it this uncommon sensibility, he's possessing a comprehensive soul, his power of imagination is beyond our understanding. He's interested in human life, even he wants to know the minutest details of human affairs of life. तो कहने का मतलब ये है कि एक जो राइटर होता है उसके पास बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, उन ट्रेट्स की वजह से वो एक रेलेवेंट बनता है रीडर के लिए। तो वैसे ही चिनुआ अचेबे भी है। चिनुआ अचेबे एक विजनरी राइटर था, और राइटर में एक और क्वालिटी ये होती है कि इवन इट्स नॉट ऑलवेज ही इज राइटिंग अबाउट व्हाट इज रॉन्ग इन हिज सोसाइटी, इवन एट टाइम्स वो क्रिटिसाइज भी करता है लोगों को। I mean the lifestyle they live, the culture they follow, जो भी वो काम करते हैं। वैसे ही चिनुआ अचेबे की नॉवेल्स में भी आप देखते हो, he's actually at times you would see चिनुआ अचेबे denouncing African civilization. He's telling us that African civilization is deeply, rooted in they believe in the world of fatalism. They believe in the world of superstitious beliefs. They believe in myths. They are unscientific in temper. This is what you get from Chinua Achebe's works. तो एक जो अच्छा राइटर होता है वो क्रिटिसाइज भी करता है, उसको जो लगता है कि उसकी सोसाइटी में बहुत बुरे काम हो रहे हैं, यानी कि whatever maladies are there in the society. तो पहले हम अफ्रीकन हिस्ट्री पर नजर दोहराएंगे, उसके बाद हम चिनुआ अचेबे की तरफ आएंगे। While there is evidence of the ancient Africans having trade links with India and China, more recent links with the outside world were established when during the 88th century the Arabs came to the east coast with the mission of spreading Islam. जब आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मुताला करते हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को समझने की कोशिश करते हो, अफ्रीकन हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हो, तो आप इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, यानी कि 8th सेंचुरी से इनकी ऑलमोस्ट एक हिस्ट्री स्टार्ट होती है। जब आपको एक अरबियन जो अरब वर्ल्ड से जो लोग वहां गए थे, they were having this mission of spreading Islam. तो they have stayed on not only to trade, यानी कि वो ट्रेड भी करना चाहते थे, ट्रेड भी उन्होंने किया है, particularly in ivory and gold, but they also occupied territories to set up their own political control over them. यानी कि कुछ लोग अरब वर्ल्ड से गए थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उन्होंने फिर वहां पे उन्होंने ट्रेड भी किया था। ट्रेड मोस्टली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज फेमस फॉर डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी, तो that is why most of the nations have their ill intentions on this African continent. जब आप यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स की बात करते हो, उनका मकसद ये था कि वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे जो जितने भी रिसोर्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है उनको, वो क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, जैसे यूरोपियन पावर्स जो थे, वो यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो वहां पे गई, उन्होंने कब्जा वहां पे जमाया, और जितने भी रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थी, उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, फिर अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल किया। तो लेकिन जब हम पहले 8th सेंचुरी की बात करते हैं तो कुछ अरब वर्ल्ड से कुछ बंदे गए थे वहां अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दे वर हैविंग दिस सिंपल मिशन टू स्प्रेड इस्लाम, यानी कि इस इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए गए थे, वो इस्लाम की मैसेज वहां तक पहुंचाना वो चाहते थे। तो उन्होंने कुछ ट्रेड भी किया था, मोर पर्टिकुलरली व्हेन यू टॉक अबाउट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो ट्रेड वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा गोल्ड में ही किया जाता है, आइवरी में किया जाता है। तो द सल्तनत ऑफ ज़ंज़िबार, ऑन द ज़ंज़िबार
island near what is now Tanzania is an example of such an occupation of African territory by the Arabs. यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पहली एक एग्जाम्पल आपको मिलती है जब अफ्रीका अरब वर्ल्ड से एक सल्तनत ने वहां पे यानी कि वहां पे रूल किया था। किस कंट्री पे रूल किया था? ज़ांज़िबार, व्हिच इज नाउ नोन एज तंजानिया। ये एक एग्जांपल आपको मिल रही है एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए। उसके बाद अफ्रीकन contacts with Europe were made on its west coast during the 15th and 16th century. लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, अफ्रीकन टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले लेना, ये हिस्ट्री आपको ये इवेंट्स आपको मोस्टली 15th और 16th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। यानी कि एक कंट्री को ऑक्यूपाई करना, एक कंट्री को ऑक्यूपाई, नॉट ओनली ऑक्यूपाई करना, उनके रिसोर्सेज को लूटना, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करना। ये एग्जाम्पल आपको कब मिलती है? जब आप 15वीं और 16वीं सदी की बात करते हो। ये वही दौर था जब यूरोपियन जो पावर्स, यूरोपियन कंट्रीज जो थी, उनके पास पावर था, उनके पास कंट्रोल था, उनके पास पैसे थे, उनके पास नॉलेज थी, उनके पास एजुकेशन, बहुत ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। दे वर थिंकिंग दे आर सुपीरियर, they are intellectually efficient than the rest of the world. उनके पास naval power है, उनके पास military power है, तो due to which they controlled the African continent. Actually 15th और 16th century से start होता है African continent को colonize करना। और ये कौन सी countries थी? Countries like Holland, Spain and Portugal, which had become strong naval powers, launched big missions for discovering sea routes to the near and far eastern parts of the world. यानी कि अब आपको 15th और 16th सेंचुरी के आसपास आपको देखने को मिलता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने कब्जा जमाया था, उन्होंने ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया था। किन कंट्रीज को? जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्रीज थी। और क्यों? उनके पास, इन कंट्रीज के पास, चाहे आप हॉलैंड की बात करोगे, स्पेन की बात करोगे, पोर्चुगल की बात करोगे, ये अर्लियर 15th 16th सेंचुरी की बात है जब इनके पास पावर हुआ करता था, जब ये यानी कि सुपर पावर हुआ करते थे वर्ल्ड के। जैसे आजकल आप अमेरिका की बात करते हो, वैसे तब एक दौर था जब हॉलैंड, स्पेन और पोर्चुगल मेन पावर ऑफ द वर्ल्ड हुआ करते थे। उसके बाद ब्रिटिश का भी दौर आया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो रूट्स थे, सी रूट्स थे, समंदरी जो रास्ते थे, इन्होंने वहां से ये गए, वहां से इन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की। कहां पहुंचने की? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक पहुंचने की। इनके पास एम क्या था? इनका मकसद क्या था? इनका अफ्रीकन रिसोर्स को लूटना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे हुक्मरानी करना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे अपना रूल जमाना। As we know through our own history, these missions were launched for eventual control of the riches of India and China, about which they had heard stories from the European and Arab travelers. जैसे कि आपको पता है कि जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर रहे थे, हमें पता है कि their purpose was only to loot the natural resources, जहाँ यहाँ पे, और not only that, यहाँ पे फिर अपना political control जमाना। तो वैसे ही इनका एम वहीं पे था, इनका एम वहां पे भी यही था कि कब्जा जमाना चाहते थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। Believing the earth to be round, such naval missions were launched in opposite directions of the Atlantic Ocean. One of these was to go along with the west coast of Africa, go around what's now known as the Cape of Good Hope, and come out in the Indian Ocean on the eastern side. यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे हम जानते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे इन नॉट ओनली ब्रिटिशर्स, इन पुर्तगाल या इवन फ्रांस, उन्होंने वो भी यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पहले कब्जा करने के लिए आए थे। चाहे पोर्चुगल की बात करोगे, फ्रांस की बात करोगे, उनको फिर डिफीट देके फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कब्जा जमाया। कंट्री वो किसी और मुल्क से आ रहे थे यहाँ पे कब्जा जमाने के लिए, उनके बहुत सारे एम्स थे, मकसद थे। We also know that it was one such mission that Vasco da Gama reached Calicut on the southern coast of India. तो वैसे ही जैसे वास्को डी गामा के बारे में हमें पता है कि वो कैलिकट इंडिया जब आए थे,
पहले पहले उन्होंने कब्जा जमाया था, पहले कुछ रिलीजियस मिशन के बारे में इनका मिशन था, लेकिन लेटर ऑन दैट मिशन वाज जो मिशन उनका था वो फिर दूसरे इश्यूज में चला गया, वो फिर उनके दूसरे मकसद फिर साथ साथ में थे। Since the primary aim of these missions was to reach near and far east, no attempts were made to occupy. लेकिन जो पहले पहले जो यूरोपियन सेटलर्स, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे, उनका बेसिक मकसद एम पहले ये था कि ये दूर कंट्रीज तक जाना चाहते थे। ये देखना चाहते थे कि उनकी अपनी कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज कितनी दूर है, या रास्ता कहाँ से निकल सकता है। जैसे वास्को डी गामा कहाँ से आए थे वो फिर कैलिकट पहुंचे, फिर ये एक यानी कि इन्होंने एक रूट दिया, जो यानी कि सक्सीडिंग जनरेशंस थी, जो सक्सीडिंग रूलर्स थे, उनको एक रूट इन्होंने दिया कि यहाँ से आप इंडिया तक पहुंच सकते हो। यहाँ से फिर उन्होंने फिर जब उनके पास पावर हुआ, वो पावर था, तो फिर उन्होंने वो कब्जा जमाया, फिर यानी कि इनके लिए एक हिंट थी कि आप यहाँ पे रूल कर सकते हो। These were meant to provide a replenishment of supplies to the ships and to provide recuperation facilities to the sailors and also ensure safe passage. Once again, the activities of these Europeans, like those of the Arabs on the east coast, were confined to areas close to the ocean. यानी कि जो पहले पहले सेटलर्स आते थे, जो पहले पहले जो यूरोपियंस थे, ट्रैवलर्स थे, उनका मकसद पहले पहले ये था कि वो जानना चाहते थे कि मान लीजिए किसी को ब्रिटिश से इंडिया आना था, वो एक रूट उन्होंने समंदर के जरिए तय किया था कि यहाँ से फिर वो पहुंच जाते थे इंडिया। तो उनका यही एम यही था कि वो दूर कंट्रीज तक पहुंचना चाहते थे, दूसरी कंट्रीज के लोगों को देखना चाहते थे, उनकी लाइफ को देखना चाहते थे। तो लेकिन जो उसके बाद उनके बाद जो रूलर्स, उनके बाद जो लोग आए, उनकी एम्स चेंज हो गए, उनके मकसद फिर चेंज हो गए। जैसे हम देखते हैं कि जो यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उन्होंने फिर बहुत सारी चीजें वहां पे की, उन्होंने फिर पॉलिटिकल कंट्रोल भी अपने हाथ में लिया, वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको बड़े बेदर्दी से उनको यानी कि उन नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। यानी कि हक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोगों का था गोल्ड पे या डायमंड पे, लेकिन उस गोल्ड और डायमंड को कौन लोग ले गए थे, उसका फायदा किन लोगों ने उठाया? जो यूरोपियन कंट्री, जो यूरोपियन सेटलर्स थे, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे। Africa and the slave trade, however, these things changed dramatically for Africa because of something which happened thousands of miles away. At the other end of the Atlantic Ocean, Columbus discovered America. ये वही दौर था आसपास जब कोलंबस ने किसको डिस्कवर किया था? अमेरिका को। यानी कि ये वही दौर है जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मुल्क, चाहे वो हॉलैंड हो, स्पेन हो या इवन पोर्चुगल, ये वही दौर था जब कोलंबस ने किस चीज को डिस्कवर किया था? अमेरिका को। It was feasible to annex the West Virgin lands from the American natives and develop from the large-scale economic gains. This, however, needed a very large input of labor. It was then decided by the kings of Spain, Portugal, etc., to take away the poorest people from Africa and use them for developing American lands. यानी कि लोग जो अफ्रीका गए थे, वहां पे गए थे, और जब जो ही लगा कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया था, तो फिर इन्होंने कुछ लोग, कुछ बंदे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लाए, उनको पकड़ के लाए और फिर उनको मजदूरी करवा के अमेरिकन कंट्रीज को इन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया था। Thus began one of the darkest phases in the history of not only Africa but the whole of community. यानी कि अफ्रीका से बंदे उठा के उन्होंने लाए थे और उनको जबरदस्ती मजदूरी करवाया, फोर्सिबली उनको मजदूरी करवाया। कहाँ पे? अमेरिका में। लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के थे, यानी कि even they were not asked whether they are willing to work there or not. So this is one of the darkest chapters in human history. So millions of black Africans were forcibly captured by the Arabs, the Spaniards, the British, the French, and the Portuguese, and sold as slaves to be taken away to America. खाली इतना ही नहीं हुआ, यानी कि वो जो लोग अफ्रीका से उठा के लाए थे, उनको फिर इन्होंने सोल्ड किया था, बेचा उन लोगों को। Again, this is one of the painful incidents which had taken place in human history. Millions more died either resisting capture. अगर मान लीजिए कोई बंदा अब नहीं जाना चाहता था अमेरिका में मजदूरी करने के लिए फोर्सिबली, तो
कुछ लोगों ने रेजिस्टेंस की, लेकिन रेजिस्टेंस के दौरान वो मर गए और ब्रेविंग एक्सट्रीम इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ शिपमेंट। अब हम अफ्रीका और यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स की थोड़ी सी इस पे हम नजर थोड़ा सा दोहराएंगे। अफ्रीका देयरफॉर सफर्ड अ कोलोसियल डिसिमेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट इवॉल्व होता जा रहा था, अमेरिकन कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट होता जा रहा था, उस कॉन्टिनेंट को बनाने के लिए, उन कंट्रीज को बनाने के लिए, रोड्स डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जो पावर में लोग थे, उन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो लोग थे वो क्यों ला रहे थे उन लोगों को, बिकॉज दे न्यू द पीपल हु आर लिविंग इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दे अकॉर्डिंग टू देम दे आर अनसिविलाइज्ड, दे आर ब्लैक, they are unknowledgeable, they are intellectually inefficient, they are politically यानी कि जैसे वो उनके पास कोई पावर ही नहीं था। तो फिर इसमें क्या हुआ कि अफ्रीकन की जो पॉपुलेशन थी उसमें बहुत कुछ कमी हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने रेजिस्टेंस करने की कोशिश की थी, बट अल्टीमेटली they got died while they were rebelling against the masters from Europe. This in turn led to weakening their resistance further, particularly when greedy traders, adventurers, and religious missionaries swarmed the continent during the 18th and 19th century. तो फिर ट्रेडर्स की बात करोगे, एडवेंचरर्स, रिलीजियस मिशनरीज, ये सब लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ दौड़ रहे थे। इनको लग रहा था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इनको बहुत कुछ मिल सकता है, स्पेशली फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो चाहे वो रिलीजियस मिशनरीज हो, चाहे वो ग्रीडी ट्रेडर्स हो, चाहे वो एडवेंचरर्स हो, या चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, ये फिर सब कहाँ की तरफ गए? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ गए, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट करने के लिए गए थे। तो if you want to study this phase of human history, अगर आप फिक्शनल मैनर में देखना चाहते हो कि अफ्रीकन कंट्रीज को, उनके लोगों को कैसी मुश्किलात आ रही थी लाइफ जीने में, यूरोपियन जो पावर्स थे उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया था अफ्रीकन लोगों को, अफ्रीकन नेचुरल रिसोर्सेज को, देन एक नॉवल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनराड की एक नॉवल है। इट्स अ वंडरफुल बुक। इन दैट नॉवल you would come to know कि जो यूरोपियन पावर्स थे उनके क्या इंटेंशंस थे। तो रीड इट, इट्स अ वंडरफुल नॉवल, हार्ट ऑफ डार्कनेस, written by Joseph Conrad. Although he himself was from a European continent, लेकिन वो आपको उसमें जो symbolic meaning है, उसमें जो meaning यानी कि जैसे वो कनोटेटिवली हमें दिखाना चाहता है कि यूरोपियन पावर की क्या इंटेंशंस थी, उनके क्या मकसद थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाने के लिए, उनके क्या क्या मकासद थे, कैसे वो लूट रहे थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। तो दैट्स अ वंडरफुल फिक्शनल वर्क, ऑल्दो इट्स अ नोवेला, एक छोटी सी बुक है। उसमें आपको एक जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यूरोपियन जो रिलीजियस मिशनरीज थे, या इवन एडवेंचरर्स थे, या इवन ट्रेडर्स थे, या पॉलिटिशियंस थे, तो उनके जो बैड या इल विल इंटेंशंस थे, वो आप अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उस नॉवल में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। Their stories of rich mineral wealth, huge hordes of game and miles of virgin fertile land whetted the commercial appetite of their mother governments back home. These also included the English and the French, who had in the meantime supplanted the Spanish, the Dutch, and the Portuguese as superior naval powers. Later on, जब पहले डच जैसे पोर्चुगल, फ्रांस, ये वहां पे इनके मिशनरीज वहां पे जाया करते थे, इनके पॉलिटिशियंस वहां पे कब्जा करने के लिए जा रहे थे। तो फिर यूरोपियन पावर जो थे इनकी आपस में फिर लड़ पड़े, क्योंकि एक कंट्री पे ये सब कब्जा जमाना चाहते, एक ही वहां पे हुक्मरानी करना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ कि अल्टीमेटली इट वाज दिस ब्रिटिश एंड फ्रांस जिनके कब्जे में फिर ये चला गया था। तो उन जो बाकी उनसे पहले जो पावर में थे, चाहे जिन्होंने कब्जा जमाया था वहां पे, फिर उन्होंने यानी कि उनको फिर वहां पे जैसे वो they lost their wars against Britishers and France.
The alibi of stopping the inhuman slave trade came in handy for making their entry into the continent. Rival political claims were made on various African territories by the English, the French, the Germans, the Dutch, the Portuguese, and many other European powers. यानी कि खाली एक कंट्री अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे कब्जा नहीं जमाना चाहता था, बहुत सारी कंट्रीज थी, इनके बहुत सारे मकसद थे. अगर आप इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, पोर्चुगल और बहुत सारे मुल्क यूरोपियन कॉन्टिनेंट से थे जो चाहते थे कि वो कब्जा करे वहां पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. फिर ये आपस में लड़ पड़े क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री, मान लीजिए कि जर्मन और हॉलैंड ये आपस में लड़ पड़े. जर्मन लोग खुद कब्जा जमाना चाहते थे इस कॉन्टिनेंट में, वो धकेलना चाहते थे दूर. पोर्चुगल के जो लोग थे वो चाहते थे कि हम ही इस कॉन्टिनेंट पे कब्जा करें. कॉन्टिनेंट में कुछ और लोग रह रहे हैं, कॉन्टिनेंट किसी और से बिलोंग करता है, कॉन्टिनेंट किसी और लोगों के लिए बना हुआ है, लेकिन दूसरे कॉन्टिनेंट से लोग आए हुए हैं, वो वहां पे कब्जा जमाना चाहते हैं. वो दूसरों को सिखाना चाहते हैं कि लाइफ कैसे जीनी है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मिशनरीज, traders, even scholars, they believe that Europe is, they are the ones who must rule the world because they are intellectually far ahead from the rest of the world. The French claimed northern parts of Africa and as also territories in Equatorial and West Africa. The British preferred claims to parts of East, West and South Africa, while the Dutch confined themselves to the South only. यानी कि अब जो ये जो यूरोपियन पावर्स थे, जब ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गए, किसी जैसे फ्रांस ने नॉर्दर्न पार्ट्स ले लिए, ब्रिटिश ने चाहा कि वो ईस्ट, वेस्ट और साउथ अफ्रीका पे कंट्रोल करे, और जो डच थे उन्होंने साउथ की तरफ उन्होंने अपना कब्जा जमाया. जो जर्मन्स थे पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका, while the Belgians rushed to the southwest parts of the continent. यहाँ पे आपको देखने को यही मिल रहा है कि जो ये यूरोपियन, ये हंगरी पॉलिटिशियंस थे यूरोप से, या यूरोपियन जो पावर्स थे, कॉलोनियल पावर्स जिनको हम बोलते हैं, इनके बहुत मकसद थे इस कॉन्टिनेंट पे कब्जा जमाने के लिए. This led to at times military clashes between these powers. अब नॉट ओनली दिस, अब ये काल इन लेटर ऑन क्या हुआ कि फिर इनको आपस में बैटल भी फाउट करनी पड़ती थी, वॉर भी इनके दरमियान होता था, क्योंकि एक कंट्री सुपीरियर समझती थी दूसरे कंट्री से. एक कंट्री कब्जा जमाना चाहती थी, दूसरी ज्यादा जमीन अपने कब्जे में लेना चाहती थी. फॉर इंस्टेंस द डच एंड द ब्रिटिश फाउट अ वॉर फॉर सुप्रीमेसी ओवर साउथ अफ्रीका. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेकिंग कंट्रोल the territory of Africa. The war was fought between Dutch and British. यानी कि साउथ अफ्रीका को कंट्रोल में लेने के लिए फिर डच और ब्रिटिश ने जंग लड़ी. During all this, none of these powers cared at all about the original inhabitants of the continent, namely the black Africans who were pushed out of these territories with the help of superior gun power. तो वही बात फिर से आ रही जो अभी हम बात कर रहे थे. यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ रहे थे. किस लिए लड़ रहे थे? कब्जा जमाने के लिए. कब्जा कहां पे जमाना चाहते थे? अफ्रीका में. मुल्क और लोगों के लिए बना हुआ है, किसी और मुल्क का हक, किसी और बंदे का हक था वहां पे रूल करना. वहां पे जो इनहेबिटेंट्स थे वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, लेकिन वो उनकी कोई परवाह नहीं कर रहे थे. ये लोग उनको बिना पूछे हुए ये लोग आपस में लड़ रहे थे उन पे कब्जा जमाने के लिए, उन लोगों पे रूल करने के लिए. रीजन इज सिंपल, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट उनके पास कुछ नहीं था, ना उनके पास लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, एजुकेशनली दे वर बैकवर्ड. तो फिर क्या हुआ कि हाँ, अब ये है कि वहां पे जितना डायमंड ज्यादा हुआ करता था, या गोल्ड, आज भी वहां पे बहुत ज्यादा डायमंड गोल्ड आपको देखने को मिलता है. तो यानी कि एक दूसरे को सुपीरियर समझने के लिए फिर वो लोग, ये जो कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज, ये आपस में लड़ रहे थे बिना परवाह किए हुए कि वहां के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स उनसे हम पूछें वो क्या चाहते हैं, उनको हम अपनी गवर्नमेंट चलाने दें. The discovery of diamond and gold in the last quarter of the 19th century in South Africa accelerated the pace of such interventions.
In fact, this scramble for Africa began in right earnest after these discoveries were made. जब फिर डायमंड और गोल्ड लोगों को यानी कि लोगों के पास ये न्यूज़ पहुंची है कि अफ्रीका इज जो अफ्रीका है वहां उनके पास गोल्ड है, डायमंड है। फिर ये जो ये कंट्रीज है यूरोपियन पावर्स फिर ये ज्यादा आपस में लड़ पड़े। लेकिन उसके साथ साथ फिर एक दौर आया जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो लोग रह रहे थे उनको समझ आया कि ये दूसरे मुल्क से उन पे लोग आ रहे हैं कब्जा जमाने के लिए, जो दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे हैं उन पे रूल करने के लिए। फिर कुछ लीडर्स वहां से उठे जो नेटिव स्पीकर्स थे, जो नेटिव सिटीजन्स थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। उन्होंने फिर ये रेजिस्टेंस दिखाई, उन्होंने फिर जरूरत की कि इन पावर्स के सामने वो लड़ पड़े। फिर एक दौर आया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आजादी मिली, इन चाहे वो ब्रिटिश हो, डच हो, इन सब पावर से उनको फिर अल्टीमेटली आजादी मिली। The end of World War II saw an unprecedented increase in the misery of the Africans, large-scale demobilization of Africans from the colonial armed forces led to large-scale unemployment, which was already rampant due to post-war recession in the world economy. Almost जब Second World War चल रहा था तो वो दौर था जब यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ रहे थे सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। तो ये वही दौर था ऑलमोस्ट जब जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी जिन पे दूसरी कंट्रीज रूल कर रही थी, ये वही दौर था जब उनको उनके खुद के जो नेटिव स्पीकर्स थे, नेटिव सिटीजन्स थे, उन्होंने फिर लड़ना स्टार्ट किया यूरोपियन पावर्स के खिलाफ। वी आर हैविंग दिस प्राइम एग्जांपल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ से फिर लोगों ने फिर रिबेलियन स्टार्ट की ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनको फिर यहाँ से भगाया, उनसे फिर आजादी हासिल की। वैसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी आपको देखने को मिलता है, वहां से भी लोग फिर निकले, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। As the war ravaged, European nations began to reconstruct their economies. जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो वहां पे फिर उनको इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गई, लोग बहुत सारे मर गए थे। अब इसके बजाय कि वो दूसरे लोगों पे कब्जा जमाते, वो अब खुद की इकोनॉमी ठीक करने लगे। खुद के जो उनके बंदे मर रहे थे वो अब वो बचा उसको बचाने के लिए फिर वो अपनी जो उनका पॉलिटिकल सेटअप था वो ठीक करने लगे। और वही दौर था जब फिर दूसरी कंट्री जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली रिबेलियन करने के लिए, उनको एक टाइम मिला कि वो इन मुल्क के खिलाफ लड़े। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली इसकी वजह से एक यूरोपियन इकोनॉमिक रिसेशन आया था यूरोप में। This fueled further the simmering discontent among the people and the struggle by Africans now broke into full-fledged freedom struggle. सेकंड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ये एक मेन रीजन था यूरोपियन कंट्रीज के लिए कि वो कुछ टेरिटरीज, बहुत सारी टेरिटरीज उनको छोड़नी पड़ी। जिन मुल्कों पे वो कब्जा कर रहे थे, जिन मुल्कों पे वो हुक्मरानी कर रहे थे, जिन मुल्कों पे वो रूल कर रहे थे, it was due to the second world war, the loss, the economic recession, the unemployment, even the bloodshed, the lives which were lost during the human lives which were lost during the world war second। इन ये जो कुछ वजूहात के उनकी वजह से फिर यूरोपियन पावर्स अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए बैठे। तो यही टाइम था जब कॉलोनाइज्ड कंट्रीज में जो लीडर्स थे उन्होंने फिर उनको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, ये एक टाइम हमारे पास है जो अगर हम उठेंगे इस टाइम पे हम यूरोपियन पावर्स को शिकस्त दे सकते हैं, which ultimately happened। Contrary to the propaganda by Europeans, ancient Africa was very vibrant society। जैसे प्रोपेगेंडा आप देखते हो कि जो यूरोपियंस ने किया था, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से वो कहते थे अफ्रीका। इवन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज स्टिल बीइंग कॉल्ड ब्लैक कॉन्टिनेंट, although it's unethical if you are going to state African people, I mean they come from black continent, या even उनको कुछ यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है, यूरोपियन जो colonial powers हैं वो उनको दूसरी नजर से भी देखते हैं, वो बोलते हैं कि they are black। तो it boasted of significant developments in the field of socio-political organizations as well as culture। In fact, the ancient Egyptian civilization was the gift of Africa to the world। यानी कि आप ये है कि हम खाली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इस नजर से देखेंगे कि उनके पास कुछ नहीं है, तालीमी
तालीम उनके पास कुछ नहीं है, या उनके पास पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, इकोनॉमिकली वो कुछ कहीं पे नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जब आप हिस्ट्री का मुताला करते हो, वी आर हैविंग दिस एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने बहुत कुछ दिया है इस दुनिया को, तो ये भी एक गिफ्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। एक्चुअली हियर ये वही फिर उस प्रोपेगेंडा को फ्लॉप करने के लिए ये है कि जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, वो उनका यही प्रोपेगेंडा था कि हम यूरोप को, यानी कि हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो लोग रह रहे हैं उनको सिखाएंगे, उनको समझाएंगे कि ये ऐसे लाइफ जीनी है। ऐसी बात नहीं है। जब आप हिस्ट्री देखते हो, वहां पे आपको एक पुरानी सिविलाइजेशन मिलती है, चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं आप। फिर उनका आर्किटेक्चर आप देखते हो वहां पे, फिर एजुकेशनल सेटअप आप देखते हो, उनके लीडर्स आप देखते हो, उनके रिलीजियस कस्टम्स आप देखते हो। आपको फिर वहां से एक अंदाजा होता है कि इनका एक बड़ा प्रॉपर एक सेटअप हुआ करता था, एक कल्चर, बड़े कल्चर्ड लोग हुआ करते थे जो अफ्रीका में रह रहे थे। However, African civilization fell into decline around the beginning of the Christian era. अब ये है कि जैसे कहते हैं कि हर एक अच्छे दौर के बाद एक जवाल आता है, तो वैसे ही अफ्रीकन सिविलाइजेशन के लिए हुआ था। अफ्रीकन जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे, उसके बाद डिक्लाइन में चली गई थी अफ्रीकन सिविलाइजेशन। तो उस मान लीजिए कि क्रिश्चियन एरा के आसपास, building on its achievements, Europe progressed to a scientific and technologically superior society. जब क्रिश्चियन एरा आ रहा था, तो इसमें यूरोपियन सिविलाइजेशन ने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की, बड़ा प्रोग्रेस उन्होंने किया। चाहे वो साइंस की बात करोगे आप, टेक्नोलॉजी की बात करोगे आप, तो उनको फिर लगा कि दे आर द सुपीरियर वंस, दे आर द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे नाउ मस्ट टीच द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड how life should be lived. As a result, most parts of Africa were colonized by a number of European powers between the 16th and 19th centuries and exploited for the economic development of Europe. फिर इनके पास लगा कि इनके पास अब सब कुछ आया, तो फिर उन्होंने उनकी जो यानी उनके पास वो जो फिर रूल करने लगे पूरी दुनिया पे, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे थे। तो Europeans also tried to dominate the minds of Africans by imposing their own religion. अब जो ये एक कॉलोनाइजर होता है, इसके बहुत सारे, जैसे बात कर रहे थे, एम्स होते हैं, मकसद होते हैं। एक मकसद इनका ये भी होता है कि ये अपना, इनका जो खुद का रिलीजन होता है, ये पोसना चाहते हैं दूसरी जो कंट्री में वो लोग रह रहे हैं। ये नॉट ओनली रिलीजन, ये अगर मान लीजिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मान लीजिए 5 मिनट के लिए कोई और रिलीजन से लोग रह रहे थे, अगर मान लीजिए कि वहां पे मुसलमान रह रहे थे, तो जो क्रिश्चियन थे वो बाकी लोगों को अपनी रिलीजन की तरफ धकेलना चाहते थे, अपनी रिलीजन की तरफ उनको लाना चाहते थे। नॉट ओनली रिलीजन, देयर लैंग्वेज, देयर सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड देयर कल्चर, ये हर एक चीज उनको, अब यानी कि जब से यूरोपियन सिविलाइजेशन जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये गई, उन्होंने वहां पे उनको अपना रिलीजन सिखाया, उनको खुद की लैंग्वेज सिखाई, उनको अपने एजुकेशन से रोबोरो करवाया, उनके कल्चर को चेंज करने की कोशिश की। तो at the same time they filled the African minds with an inferiority complex by condemning the Africans' religious and cultural practices as savage and barbaric. तो उनको वो कंट्रोल करने के लिए उनको वो समझाते हैं कि आप जिस कल्चर से आते हो, आप जिस रिलीजन से आते हो, it's barbaric, it is savage. The real aim behind all this was to hold on to Africa forever and exploit it perpetually. तो colonizer का एम यही था कि it wanted to hold the Africa everlastingly and exploit it, you know, perpetually, consistently. हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।